हेलो एंड वेलकम टू सेकंड लास्ट सपर। ये आज सॉरी मैं भूल गया, मैं अपने शो का नाम भूल गया। मैं इस पे बहुत कॉन्शियसली सोचता हूँ कि ये कपल वर्क नहीं करेगा, ये आगे जाके रेवोल्यूशनरी रोड वाला कपल बनेगा। ये नैना की फिल्म है। आई रिलेटेड टू हर द मोस्ट, नॉट दैट आई एम लाइक एक्सेप्शनली गुड लुकिंग और व्हाटएवर। कि वो सीन हर बार देखकर ऐसे वो आपको कुछ फील होने लगता है। वो लोग जो रिलेशनशिप्स में हैं उन्हें ये सवाल पूछ ही लेना चाहिए। प्लीज टेक नोट। तो अभी को कभी अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा वाली बात। बट यू डोंट ड्रिंक, तो सिर्फ खड़ा रहूँगा मैं उसके आप साथ, खड़ा पड़ा नहीं रहूँगा पी के। Hello and welcome to Second Last Supper. This is a series which doesn't have an official name yet, but we are calling it a love letter to movies. And today I have Pathik with me. Pathik usually channel पर poetry और books की बातें करते हैं, but today he wants to recommend a movie and talk about it. So Pathik, what is the movie that we are talking about today? आज इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं फिल्म ये जवानी है दीवानी के बारे में। सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने ये फिल्म सबसे पहले कब देखी, एंड व्हाट इज लाइक, डू यू हैव अ मेमोरी ऑफ वाचिंग दिस फिल्म, एंड इज दिस अ फिल्म दैट यू कीप रीवॉचिंग? तो वही है कि सबसे पहले जब मैंने देखी थी, आई थिंक 2012 में आई थी ना ये फिल्म। 13 में। हाँ 13 में। तो मैंने उसी वक्त जब थिएटर्स में थी तब देखी थी। जब पहली बार भी देख रहा था तो वो एक पता तो था कि कुछ नया और कुछ वो एड्रेनलिन रश वाला हम देख रहे हैं। उस वक्त वही मेरी उम्र भी 13 साल की थी, तो ऐसे ये था कि आगे जाके कैसा बनना है वाली इमेजेस ना वहीं से शुरू होने लगती है। फिर ये हुआ एक्चुअली कि समय दर समय मैं इसे बार बार देखता रहा, मतलब मैं वापस आता रहा हूँ इस फिल्म पर। जब मैं कॉलेज में शुरू में गया तभी भी मैंने ऐसे देखी, पर वो टाइम शायद ऐसा था कि मैं उसे कंफर्ट फिल्म की तरह देखता था कि जब आप कभी कभी उन्हीं फिल्म्स पर वापस लौटते हो जहाँ आपको बहुत मज़ा आता है देखने में। लेकिन फिर अचानक से मुझे क्लिक होता गया या पता नहीं क्या हुआ कि मैं उस फिल्म को और समझता गया एज इन, मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि इसकी फिल्म मेकिंग के कुछ ऐसे लेयर्स थे या कुछ ऐसा था जो पहली नज़र में नहीं दिखता और अब दिखने लगेगा, या डायरेक्टर ने कुछ ऐसा सोचा हो कि अगर कोई ध्यान से देखे तो ही दिखे, ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता था। पर शायद ये कि जैसे जैसे आप जीवन में खुद को समझने का ऐसे एक टाइम आता है जब शुरू करते हो, या दूसरों को जैसे समझना शुरू करते हो, और आप ये भी सोचना शुरू करते हो कि क्योंकि ये कहा जाता है कि टीनेज तक का जो समय है ना बहुत ईगोसेंट्रिक होता है। हम सारा कुछ हमारे आसपास ही ऐसे दुनिया बनाकर चलते हैं। मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ नैना। पूरी जिंदगी निकल जाएगी ये सब करने में, बाकी सब कब करोगे? लेकिन उसके बाद हम खुद को लोगों के साथ की रिलेशनशिप्स में देखना शुरू करते हैं। हम अपने पेरेंट्स के साथ क्या बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, हम अपने जो बहुत करीबी दोस्त हैं उनके साथ क्या बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, और अगर आगे जाके हम ये भी सोचें कि हम अपने पार्टनर के साथ कैसा बॉन्ड शेयर करेंगे, तो हमेशा अब हमारा जो हिस्सा है वो एक तरीके से हम कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम किसी के साथ हैं। सारी कहानी सिर्फ मेरे आसपास नहीं चल रही है, मेरा भी कहीं और कोई रोल है। और पता नहीं क्यों, पर सिर्फ ये फिल्म के साथ ऐसा मुझे पहली बार क्लिक हुआ कि अच्छा मुझे इसके कैरेक्टर सब ऐसे भी दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो पूरी एक जर्नी है मेरे खुद के वो ईगोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से लेके खुद को लोगों के साथ की रिलेशनशिप्स में मैं कहाँ हूँ, वो कहाँ है, ये सब देख पाना, उसे मैं इस फिल्म पे प्रोजेक्ट करके देखना शुरू किया। मतलब आप कभी खुद को सीधा देखो, उससे बेहतर है कि आप किसी आर्ट के ज़रिए खुद तक पहुँचो, तो सेफ स्पेस है वो। तो उस हिसाब से मैं इस फिल्म से ज़्यादा अटैच हो गया। फिर कौन सा वो कैरेक्टर था जिससे आपने सबसे पहले कनेक्ट किया? तो इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग मानते हैं कि ये फिल्म बनी की फिल्म है, लाइक बनी इज़ द मेन कैरेक्टर एंड रणबीर कपूर ने ऑब्वियसली प्ले किया उसको। बट जब मैंने ये फिल्म देखी थी, मेरे लिए ये नैना की फिल्म है। नैना इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी बिकॉज आई रिलेटेड टू हर द मोस्ट, नॉट दैट आई एम लाइक एक्सेप्शनली गुड लुकिंग और व्हाटएवर, वो वाले एंगल से नहीं, बट लाइक बहुत ही शेल्टर्ड लाइफ जी है कि मतलब कोट एंड कोट लाइफ के एक्सपीरियंसेस वगैरह नहीं है, बट शी इज़ समवन जो जिसको देख के मुझे लगता था कि होता है ना कि कुछ बच्चे होते हैं जिनको बचपन से ये रहता है कि यू हैव टू एक्ट मोर मैच्योर दैन व्हाट योर एक्चुअल एज इज। तंग आ चुकी हूँ माँ अपनी स्टूपिड लाइफ से। वो आदिति अपने दोस्तों के साथ छुट्टी पे जा रही है, मैं अपने आप को एक संडे को भी छुट्टी नहीं दे सकती, इतना पढ़ना पड़ता है मुझे। वो
सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि समवन गेट्स इट, समवन फाइनली गेट्स इट। तो इसलिए ये फिल्म मेरे लिए तो नैना की फिल्म है। एक उस पे मैं ये भी सोचता हूँ कि सही मायने में नैना के कैरेक्टर को बहुत अच्छा लिखा गया है। मतलब जितना लोग बनी से एसोसिएट करते हैं इस फिल्म को, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग नैना है। मानव कौल की एक किताब है, पहली किताब उनकी, ठीक तुम्हारे पीछे, उसमें सारी कहानियाँ ऐसी है कि जिसमें हम चीज़ों को ना मुकम्मल नहीं होने देते, क्योंकि हमें डर होता है कि इसके बाद शायद ना बहुत सब कुछ जो ठीक होता है ना वहाँ तक हम पहुँचना नहीं चाहते। तो ठीक तुम्हारे पीछे मतलब जस्ट ख़त्म होने से एक स्टेप पहले हम सब कुछ रोक लेते हैं। नैना बहुत हद तक वो थी कि उसने अपने आप को भी बहुत समझा, अपनी नीड्स क्या है या वो क्या ख्वाब देखती है, सामने वाले लोगों के पर्सपेक्टिव क्या है वो भी उसे पता है। और उसे बहुत शायद कह सकते कि थोड़ा सा डर है कि अगर वो अपनी बात रख देगी वहाँ पे, वो खुद क्या चाहती है, तो शायद जो चीज़ें रहेगी उसमें थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या नैना? मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से। तो वो जितना वो चुप है, जितना वो अपने आप में ऐसे रुकी रही है, चीज़ों को होल्ड बैक करके रखे, उतने में पूरी दुनिया इंटैक्ट है वाला एक सुकून लेकर वो चल रही है। और इसलिए हम बहुत सारे स्टेप्स पर इसे देख भी पा रहे हैं। और जो सवाल आपने अभी मुझे पूछा था, तो मेरे लिए ये है कि सबसे ज़्यादा अगर मुझे कोई पार्ट है या कोई कैरेक्टर है जहाँ पे मैं बहुत इमोशनली कनेक्ट करता हूँ, तो वो है रणबीर कपूर और उसके फादर का जो रिलेशन इसमें दिखाया है, जो फारूक शेख साहब ने प्ले किया है इसमें। मेरे और मेरे पिता की भी जो रिलेशनशिप है वो बहुत हद तक ऐसी रही है। यहाँ पर एक ये भी बात थी कि जब वो सीन आता है, फारूक शेख साहब कहते हैं कि मैं तो थोड़ा सा सेल्फिश हो जाता हूँ यहाँ पे, मैं नहीं चाहता तुम जाओ मुझे छोड़कर, ये बात। और फिर बनी ये भी कहता है कि अगर आप चाहते हो तो मैं रुक जाता हूँ। मैं थोड़ा सेल्फिश भी हूँ, तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हो कि मैं नहीं जाऊं तो पहले कह देते, आप भी कह सकते हो। तो मत जाओ। ओके। यहाँ तक इतना अच्छा इक्वेशन लग रहा है कि सही बात है, अगर फादर ने ये कह दिया और फिर अगर बेटा भी उसी इमोशन को शेयर कर रहा है तो कर देता है, वो कह देता है। फिर वो बात आती है कि यहाँ पे मैच्योर इंसान वो है जो दूसरे को कंसोल करके कहे कि ठीक है चलो मैंने मेरी बात कही, पर फिर भी अभी भी जो सेक्रीफाइस है ना वो मैं ही करूँगा। बनी भले कह रहा है कि मैं रुक जाऊँगा, बट ही स्टिल द वन जो चला जाता है डिस्पाइट नोइंग कि उसके फादर ये चाहते हैं कहीं ना कहीं कि उसे रुकना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पेरेंट्स और उनके बच्चों की जो बीच की रिलेशनशिप होती है उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि हमें भी पता है हमारा वहाँ रहना या उनके साथ जो कनेक्ट है वो कितना उनके लिए ज़रूरी है, पर फिर भी हम कहीं ना कहीं वो एक रास्ता चुनते हैं कि मैं फिर भी मेरे ख्वाब के पीछे जाना चाहूँगा। पेरेंट्स भी ये जानते हैं कि आपके ख्वाबों का रास्ता कौन सा है, वो खुद भी क्या चाहते हैं, पर वो ये एडमिट कर लेंगे कि मैं सेल्फिश हूँ और आपको फिर भी जाने देंगे। पर हम भी अगर उन रास्तों पे चलते तो हमें भी ये जानकर रखना चाहिए कि हम भी वो वहाँ पे थोड़ा सा तो सेल्फिश होकर ही चल रहे हैं। तो इसलिए वो अचानक से जैसे बहुत बड़े बन जाते हैं, मतलब उनका दर्जा बहुत बढ़ जाता है। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें कि जिस तरीके से वो केयर एक्सप्रेस भी कर रहे थे और वो जताना भी नहीं चाहते थे, जैसे वो इंतज़ार करते थे रात तक और कहते थे कि मैं तो किताब पढ़ रहा था। झूठ क्यों बोल रहे हो आप? मैं झूठ बोल रहा हूँ। हाँ, आप मेरे आने का इंतजार कर रहे थे। सो जाया करो यार पापा। उन्हें पहले कितना शौक लगा होगा कि उनका बेटा कल ही मनाली निकल रहा है, बट जैसे उन्हें पता चला वो उन्होंने उसके लिए एक बैग गिफ्ट में लाकर रख दी थी। ये सीन बहुत छोटे छोटे और इसमें ट्रांजिशन ऐसा बड़ा नहीं मिल रहा कि कोई ड्रामा हो के जाए, पर फिर भी हमें इंटेंसिटी क्लिक हो जाती है। तो मेरे लिए ये 2 सीन्स सबसे पावरफुल है। और अगर मैं इमोशनली जहाँ सबसे कनेक्ट करता हूँ कि वो सीन हर बार देखकर ऐसे वो आपको कुछ फील होने लगता है, वो मेरे साथ ही इन कैरेक्टर्स के साथ होता है। मुझे एक चीज़ हमेशा लगती थी कि मतलब फारूक शेख जी ने इतना बढ़िया उनके पापा का रोल प्ले किया था, मुझे हमेशा ये लगता था कि इतने अच्छे पापा है उसके, तो बनी ऐसा क्यों है। लाइक आई गेट कि उनकी मम्मी नहीं थी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स प्ले एज फैक्टर्स, बट यार इतने अच्छे इंसान का बेटा ऐसा कैसे निकल सकता है। सो इस पर अगर आप थोड़ी रोशनी डाल सके। हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा कुदरत के करिश्मों को अगर हम थोड़ा सा इग्नोर करें और अगर हम ये सोचने की कोशिश करें कि ऐसे डेवलपमेंटल फैक्टर्स क्या रहे होंगे
अब ये हम जिस जोन में जा रहे हैं वो कहानी नहीं है, मतलब वो फिल्म की कहानी नहीं है ये। मैं भी तुक्के मार रहा हूँ और सोचने वाले भी तुक्के ही मार रहे हैं। अंत में जब वो उसके घर जाता है और उनकी जो स्टेप मॉम वो जब कहती है कि तुम्हारे पिता इसी में हमेशा खुश रहे कि तुमने अपने ख्वाबों का पीछा ही किया, मुझे लगता है वो रिमाइंड कराने जैसा था। नॉट दैट कि उसे रियलाइज़ करवाया कि ऐसा था। रिमाइंड में इसलिए कह रहा हूँ कि शायद बनी को बचपन से ये बताया होगा कि तुम ये करो। एक सीन ये भी है कि वो गले लगा कर कहते हैं कि तुम्हारा जो मन चाहे करो। जिंदगी में चाहे जो हो जाए, कुछ भी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो वो रिपीटेडली हुआ होगा बचपन से। और बनी ने अब अगेन जैसे मैंने कहा कि बचपन ना बहुत ईगोसेंट्रिक होता है, तो तब शायद ये एक गांठ बना ली होगी अपने मन में कि मुझे जो करना है वो करना है। और ये रिफ्लेक्शन ना आई थिंक उसके हर एक रिलेशनशिप में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। अवी के साथ उसका क्या बॉन्ड है, अदिति के साथ उसका क्या बॉन्ड है, और ख़ास करके नैना के साथ। यहाँ पर ये हो रहा है उसके हर एक रिश्ते में कि वो कहीं ना कहीं वो जो चाहता है वो तो करके ही रहता है। सामने वाली पार्टी है वो एडजस्टमेंट करती है या फिर वो थोड़ा सा बनी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। और अगर कहीं पर बनी को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना पड़े अपनी चीज़ों को, तो भी वो वहाँ पे बता देता है कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए कर रहा हूँ वाली बात। अगर इसका हम एग्जाम्पल भी देखना चाहें ना, तो हमें इसमें दिखता है जब नैना को वो लास्ट में सबसे आखिर में वो प्रपोज करने जाता है उसके घर पे। यहाँ अगेन मैं बनी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, पर उसकी पर्सनैलिटी क्या रही है वो मुझे दिखना शुरू हुआ। उसकी बात कर रहा हूँ कि उसकी भाषा ये है, मैं यहाँ वापस इसलिए आया हूँ उनको ना बोलकर, मतलब उसकी जॉब को ना बोलकर, क्योंकि तुझे जो हाँ बोलना था। मतलब ये एक तरीके से ये कहना है कि मैं प्रपोज करने भले आया हूँ, पर मैं फिर भी इसलिए आया हूँ कि मैं तुम्हें हाँ बोलने आया हूँ। मतलब पहले तुमने ही वो ख्वाहिश की थी या एप्लीकेशन तुमने दी थी जिसे मैं एक्सेप्ट करने आया हूँ। अंत में भी वही होता है कि नैना कहती है कि क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी। और ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे ख्याल से। हर एक वो लोग जो रिलेशनशिप्स में हैं उन्हें ये सवाल पूछ ही लेना चाहिए। हाँ। सही मायने में। अगेन मैं इस पे भी एक और पार्ट मतलब एड्रेस करना चाहूँगा। हम बात में ही एक नई बात पर निकल रहे हैं अभी। ये बना है शो इसी चीज़ के लिए कि बातों में बातें हो जाएं और बहुत सारी बातें हो जाएं, तो गो फॉर इट। जब नैना ने सवाल पूछा कि क्यों करना चाहते हो मुझसे शादी, तो उस वक्त बहुत ही एक सीधा सा पर ऐसे कूल और क्वर्की रिप्लाई दिया था इसने कि फंसा लिया है तूने मुझे, ऐसे वाली बात। हमें पता है कि वो उन दोनों का रोमांस है, उन दोनों का एक बॉन्ड है और बहुत चीज़ें होती है जिन्हें कहना समझना ऐसे नहीं होता। मतलब वो लिटरल टर्म्स नहीं है ऑब्वियसली, पर वो एडमिट नहीं करेगा कि मैं किन रीज़न से आपके पास रुका हो। ये बहुत स्मार्ट मूव है किसी भी रिलेशनशिप्स में रहने की। प्लीज़ टेक नोट कि आप किसी को बताएंगे नहीं कि मैं आपके साथ क्यों। उन्हें हमेशा ये लगते रहना चाहिए कि आप वहाँ हो क्योंकि आप वहाँ रहना चाहते हो, आप उनके लिए वहाँ हो। बनी ने हमेशा ये दिखाया है। क्या इसे बेहतर तरीके से डिस्कस किया जा सकता था? क्या ये बनी के लिए वो मौका था जहाँ वो सही मायने में सीरियस होके ये बता पाए, वो एक्सप्रेस कर पाए कि व्हाट नैना मीन्स टू हिम। वो अपने फादर को ये कभी नहीं बता पाया था क्योंकि उसका जो एक एटीट्यूड रहा उस वजह से, और फिर थोड़ा सा रिग्रेट तो उसको भी आया था। क्या ये मौका नहीं था उसके लिए कि वो नैना को सही में बता पाए? कितनी अच्छी बात होगी कि सब कुछ शुरू करने से पहले वो भी ये एक बार बताए। हम ये जानते हैं कि सारी चीज़ें इम्प्लाइड थी, उसे वाकई में नैना चाहिए थी। नैना भी बहुत मतलब ऑफकोर्स इसमें इन्वॉल्व ही थी, ऐसा नहीं है कि नैना को भी फंसाया गया है। हाँ। पर वही बात कि अगर एड्रेस कर लेते तो शायद आगे बहुत ज़्यादा चीज़ें सुलझ सकती थी। ये सोचो कि पार्ट 2 हम बनाएं ये जवानियाँ दीवाने का, जहाँ शुरुआत होती है कि बनी और नैना, तो बनी का जो ख्वाब था वही अब 2 सीट पर वो देख रहा है। तो ये कब तक सस्टेन होता? मेरे ख्याल से वैकेशन एक लेना ठीक बात है, पर बनी के साथ वो मतलब ऐसे हमेशा नहीं चल पाएगी। और फिर यही दिक्कत आएगी कि अब वो अपनी चॉइस भी लेगी, या फिर तो मेरी लाइफ है, या फिर दूसरी चॉइस बहुत ख़राब होगी कि मैं अपना सारा कुछ छोड़ छाड़ के बनी जहाँ गया उसके पीछे पीछे चलती रहूँ। तो ये तो पर्सपेक्टिव वैसे ही प्रॉब्लमेटिक हो गया। अगर वो प्रॉब्लमेटिक नहीं होने देना है तो दोनों के रिश्तों में दरार आएगी। ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला जोन है कि क्या ये दो लोग जो अभी इतना अच्छा फील कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में, क्या आगे बढ़ना, इसी रिलेशनशिप को आगे ले जाके जितना वो चाहते थे, क्या ये सही होगा या नहीं? मैं इस पे बहुत कॉन्शियसली सोचता हूँ कि ये कपल वर्क नहीं करेगा, ये आगे जाके रेवोल्यूशनरी रोड वाला कपल बनेगा।
तो अभी जैसे आपने बात की जो प्रपोजल सीन है उसकी कि बनी कैसे अपनी बात रखता है उनके सामने, नैना के सामने, तो मेरा सवाल ये है कि कभी कभी होता है जो हम कहना चाहते हैं हम वो उन शब्दों में नहीं कहते। मुझे ऐसा लगता है कि बनी डजंट नो हाउ टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। अब उसका क्या रीज़न है वो हम नहीं जानते, बट ये है एक चीज़ कि ये जो कमिटमेंट से उसको प्रॉब्लम है, उसको शादी नहीं करनी, ऑल दीज थिंग्स कम फ्रॉम द फैक्ट कि उसको फीलिंग्स जताना नहीं आता। अभी के साथ भी जो उसका प्रॉब्लम है वो भी इसी चीज़ से होता है कि मतलब वो जता नहीं पाता अपनी चीज़ों को। तो इन अ वे वो आई लव यू ही कह रहा है, इट्स जस्ट दैट ये तरीका उसका ऐसा है। सो आर वी जजिंग द वे ही कन्वेज इट टू हर, और आर वी जजिंग हिम एज अ पर्सन? ये अच्छी बात है कि आपने ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि ये नहीं पूछा होता तो पहले के जवाब पे हेट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुक्रिया ये कवर अप करने का मौका देने के लिए। पर नहीं, मतलब ये कवर अप भी नहीं, मैं इसे और बेहतर तरीके से समझने की, समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो आपने कहा कि उसे जो एक्सप्रेस करना है उसको अपोजिट तरीके से कोई ऐसा रास्ता हम चुने, वैसे हम एक्सप्रेस करते हैं। ये एक्चुअली इसी डेफिनेशन से, यही वर्ड्स की डेफिनेशन के साथ सिगमंड फ्रॉइड के डिफेंस मैकेनिज्म हमें पढ़ने मिलते हैं। जब किसी की भी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही होती है तो उसमें डिफेंस मैकेनिज्म्स वो कोर नहीं होने चाहिए। मतलब वो दिखाता है कि आपका ईगो जो है, ईगो एज इन नॉट वो अहंकार वाला नहीं, पर आपका जो सेल्फ है वो बैलेंस में नहीं है। उस चीज़ को सीधा सीधा कन्फ्रंट न करने के लिए हम डिफेंस मैकेनिज्म्स यूज़ करते हैं। तो ये बनी का डिफेंस मैकेनिज्म था। ऑफ कोर्स इस पे हम ना बनी को जज कर सकते हैं ना उसके तरीके को जज कर सकते हैं, क्योंकि वो अपने आप में ये इंसान है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खूबसूरत बात है कि बनी के साथ ऐसे लोग थे जहाँ वो इन तरीक़ों से ही एक्सप्रेस करता और लोग समझ जाते कि क्या था। और हम सबके साथ यही होता है। हमारे जितने भी करीबी लोग हैं, हम कभी भी जो एड्रेस करना है वही करते रहते हैं, पर फिर भी वो जो बात कहते हैं ना कि ऐसे लिफाफा देख के चिट्ठी क्या होगी वो समझ जाने वाले लोग, तो हमारे आसपास ऐसे ही लोग रहते हैं। और इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि जीवन सबका चलता रहता है, प्रॉब्लम्स नहीं आते। दिक्कत कब होती, जब बनी के साथ ऐसे फीमेल बनी होती, तो दोनों में से किसी एक को या फिर दोनों को ही मैरिज काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता, ये बात आ जाती। क्योंकि वो डिफेंस मैकेनिज्म दोनों साइड से नहीं चल सकता, किसी एक को समझना पड़ेगा कि अच्छा ये जो बात हो रही है वो सिर्फ इतनी नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि बनी को भी समय के साथ इसे रिजॉल्व कर ही लेना चाहिए, क्योंकि क्यों करना है ऐसा। मतलब तो आप जो बात करना चाह रहे हो उसे करना सीख लो। हाँ, आगे की रिलेशनशिप्स बचाने में बहुत हेल्प करेगा आपको। हाँ, क्योंकि ये तो बचने से रहा। वो जो एक बात हम कर रहे थे कि अवी के साथ भी जो उसका रिश्ता था, और मुझे इसमें अवी का रोल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है। 2 पर्टिकुलर सीन है जिसमें अवी कहाँ स्टैंड करता है बनी के लिए, वो दिखाया है। एक जो होता है जहाँ वो सबसे ज़्यादा अवी मतलब शॉक्ड होता है या सरप्राइज होता है जब उसे पता चलता है बनी अब यूएस जाने वाला है। यार इतनी बड़ी बात तूने हमें कैसे नहीं बताई? तब वो पूछने भी आता है कि ये क्या है, और फिर वो सारी बातें कि ये तो मैं तुम्हें ही सबसे पहले बताने वाला था। पर वो इतनी बड़ी बात को, और हम सबको पता है कि कितना मायने रखती है। मतलब हमने दीपिका के थॉट्स को देखा है कि नहीं बोल पाई मैं, तो उसके इंटरनल सब कुछ क्या चल रहा था हमें पता है। पर अवी का डायलॉग ये था, छोड़ना यार, ठीक है छोड़ यार, कंग्रेचुलेशंस, तू खुश है ना यार, बस। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ऐसे जगहों पे ना लोग बहुत फंस जाते हैं कि तूने मुझे कैसे नहीं बताया, हम ही तो सब कुछ ऐसे बात करते थे, मैं ही तो मैं था इसमें, और अचानक से मैं क्यों नहीं। पर उसने वो ग्रज नहीं रखा, और छोड़ना यार बोलने के बाद भी सिर्फ ऐसा नहीं कि ख़त्म करने के लिए बोला हो, वो बहुत सही तरीके से उसने बोला था। और बाद में भी यही चीज़ फिर से आती है, और ये ना एग्जैक्टली अब तो बोलता भी नहीं है। ये शायद डायरेक्टर ने बहुत स्मार्टली दिखाया, इसमें मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वो जो गाना है दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड, उसका जो आखिरी हिस्सा है जिसमें सिर्फ म्यूज़िक प्ले हो रहा है और बनी और अवी साथ में आ रहे हैं, और उस वक्त बनी उसको सॉरी बोलता है। एक और प्लस पॉइंट कि वो एक्सप्रेस करना थोड़ा थोड़ा सीख रहा है, और तब अवी फिर से उसके पास जाके यही बोलता है कि छोड़ना यार। हमें बहुत सीखना चाहिए उससे कि अगर हम ये नहीं कर पा रहे, खुद को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं रिलेशनशिप्स में, तो चांसेस है कि इश्यूज़ होंगे। पर छोड़ना यार वाली बात ना बहुत बड़ी बात है कि आप उस रिलेशनशिप को, आपको लगता है कि बचा पाओगे या नहीं वो नहीं पता, पर आप उस पर्सन को हर्ट नहीं कर रहे हो उसमें, उसे हमेशा रेजोल्यूशन देते रहे हो आप, और अभी भी दे रहे हो जब आप खुद
शायद रेजोल्यूशन महसूस नहीं कर रहे हो। ये वीडियो धीरे धीरे इस तरफ जा रहा है कि मैं अवी के बारे में सबसे ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा हूँ, पर हाँ मेरे मानने में तो वो एक फ़िलासफ़र बंदा था। ओके। हाँ, क्योंकि वो अपनी फ़िलासफ़ीज़ पर टिक के रहा है। तो जब बनी ये सारा अपना प्लान जब बताता है कि मैं तो पढ़ने के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो ये शायद 20 साल के रहे होंगे सारे लोग। और उस वक्त वो कहता है बनी को कि अरे तो फिर अपने सपने का क्या, जो हम दारू का अड्डा खोलने वाले थे, साथ रहने वाले थे, वो वाली बात। तो सबके दिमाग में उस वक्त वो थॉट आता है कि क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं, पर वो अपनी बातों पर टिका रहा। अगर हम देखें तो उसके इतने सालों बाद भी उसने खोला दारू का अड्डा और भले वो अनसक्सेसफुल रहा, पर उसका ऑप्टिमिज्म देखो। वो लास्ट में आके बोलता है कि नया साल और नई शुरुआतों के नाम। मतलब वो सही में अपने ख्यालात पर चलने वाला इंसान है। उस पर लॉस क्या हो रहा है, वो उसे मटीरियलिज्म से उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो पैसे हारता जा रहा है। अगेन बहुत टॉक्सिक आदतें हैं, पर ये बात है कि वो फिलॉसफी पे था। वो अपनी दुनिया बना ली थी उसने और चला उस पे। वो ना अदिति से मैनिपुलेट हुआ, बनी उसके साथ रहा कि नहीं रहा, उसने अपना प्लान चलने दिया। अदिति उसके साथ थी, वो बहुत खुश था। पर अब ये भी बात है कि वो शादी होगी, अपना जीवन होगा, पर वो फिर भी चलता रहेगा। बार उसका जो था वो बंद हो रहा है, पर अभी फिर भी चलता रहेगा। अप्रिशिएशन पोस्ट वाली जैसी आती है इंस्टाग्राम पे, वैसे एक ये वो सेगमेंट है जहाँ मैं अभी को फिर भी ऐसे कि ठीक है भाई, जो कुछ भी हुआ बुरा हुआ, पर तुम बहुत अच्छे इंसान हो। वो ऐसे वो मुन्ना भाई वाली चीज़ में करना चाहता हूँ। मकसूद भाई तुम मस्त काम कर रहे हैं। तो अभी को कभी अगर किसी की ज़रूरत पड़े तो मैं उसके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा वाली बात बट है। यू डोंट ड्रिंक, तो फिर वो एक प्रॉब्लम। इसलिए मैंने कहा कि मैं सिर्फ खड़ा रहूँगा, मैं उसके आप साथ खड़ा रहकर पड़ा नहीं रहूँगा पी के। बट लाइक दिस इज व्हाट जो मैंने आपके ऑब्जर्वेशन से समझा है, मैं बस वही थोड़ा कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अवी और बनी, मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते, तो इन अ वे दोनों ही मैन चाइल्ड जिसको हम बोलते हैं कि आप उसी बचपन वाली ही चीज़ों में हो। जैसे ये तो हर मतलब लड़कों का अगर ग्रुप रहा है स्कूल कॉलेज कभी भी, सब ने ये सपना देखा हो कि हम रेस्टोरेंट खोलेंगे एक, वहाँ पे सब लोग मतलब करेंगे अपना अपना, वहीं पे खाएंगे, वही उसी से कमाएंगे। उड़ान में जो उनका वो प्लान रहता है, तो मतलब ये सारे प्लान तो होते ही, बहुत बचकानी चीज़ें हैं, बट सम पीपल रियली होल्ड ऑन टू दीज थिंग्स एंड दैट डिफाइंस हु दे आर। अवी बनी दोनों ही थोड़े मैन चाइल्ड जैसे थे। अवी की जो मतलब वो क्या बोल कमिंग ऑफ एज अगर हम कहें एक तरह से, तो वो इंटरनल है कि उसने कोशिश की ज़िंदगी में, ज़िंदगी ने उसको बोला कि भाई सुधर जाओ, उसने बोला ठीक है मैं सुधर रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे उसका चेंज आया। बनी को बताना पड़ा लोगों को कि तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए इतना किया, तुम्हारी फ्रेंड है जिसने तुम्हारे लिए इतना किया, तब जाके वो समझा कि ओ अच्छा ठीक है, तो अब मैं सुधर जाता हूँ लाइफ में। तो वो है कि कब चेंज कम्स फ्रॉम वेयर दैट वो उन चीज़ों में ये दोनों डिफर करते हैं, बट इन अ वे लाइक बोथ ऑफ देम वर वेरी सिमिलर पीपल। हाँ, जो आपने बात कही कि मैन चाइल्ड वाली, वो बिल्कुल सही शब्द है इन दोनों को ऐसे अगर हम डिफ़ाइन करना चाहे तो। और नैना की जो बात हो रही थी, अगेन क्योंकि मैंने अवी पे बात कर ली कि वो कितनी क्लैरिटी के साथ सोचता था, जो कुछ भी सोचता था वो, यहाँ पे थोड़ी सी मैच्योर बात है कि नैना के पास बहुत प्रैक्टिकल एक तरीके से अप्रोच था। उसने उस वक्त भी ये नहीं चूज़ किया जब वो ट्रिप पर थे और जब उसे ये बताना था कि बनी उसके लिए क्या मैटर करता है या वो क्या फ़ील करती है, तो उसने नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि बनी तो जाएगा, मतलब वो तो डेफिनेटली अपना सपना जो है वो पूरा करेगा ही। और उसे तब शायद नया रिश्ता था, इसलिए ये भी लगाओ कि मैं कौन होती हूँ ये रोकने वाली या बताने वाली। लेकिन जब उसे पता है, बनी इन अ वे बता चुका है जब दूसरी बार शादी में मिलते हैं तब, कि नैना के लिए वो कितना पजेसिव हो जाता है। वो भी बहुत देखा जाए तो टॉक्सिक सीन था जब वो तू जा वाला जो उसने किया था वो मुझे बहुत क्लिक हो गया था कि ये क्या बात हुई भाई। पर नैना ने वहाँ पर भी बहुत अच्छे से सोचा हुआ था। एक सीन है जहाँ पे ये दोनों लोग घूम रहे हैं किसी मेले में या वो फोर्ट के बाहर जाके, ऐसा जो एरिया है वहाँ पे, और जस्ट बातें हो रही है। और वहाँ पे नैना कहती है कि एक काम करो, थोड़ा सा हम इक्वेशन बना लेते हैं। तुम एक काम करना, मेरा ये क्लिनिक होगा, बड़ा सा अपार्टमेंट होगा, मेरे इतने बच्चे होंगे और हम हैरी पॉटर पार्ट 20 देख रहे होंगे वाली बात, लेकिन तुम्हें साल में 2 बार मुझसे मिलने आना पड़ेगा। ऐसा नैना बोलती है। मतलब ये दिखाता है, भले ये डायलॉग्स रजिस्टर नहीं होते, पर वो कितना सोचती है। उसने थोड़ा प्रैक्टिकल सोचा था कि क्योंकि मैंने इतने साल और पैसे देकर डॉक्टर बनी हूँ तो मैं यही काम करूँगी, मैं क्लिनिक ही चलाऊँगी। पर बनी को वो खोना नहीं चाहती। इसका मतलब वो नहीं कि वो पकड़ के रखे। वो ये नहीं कहती कि मैं भी वही सपने देखती हूँ लेकिन तुम आ जाओ मेरे घर में।
मेरे क्लिनिक पे साथ में बैठेंगे, नहीं कहेगी वो। तो ये मेरे ख्याल से वो बात है कि नैना ना अपने इश्यूज़ को देखती भी है और वहाँ पे उसे रिजॉल्व करने के लिए ऐसा नहीं कि मुझे इसको जीतना पड़ेगा, उसे पता है कि मैं कितना हार सकती हूँ। ये बहुत बड़ी बात है और वो एक पर्सपेक्टिव मुझे नैना का दिखता है। और मुझे शुरू में ना बहुत चिढ़ होती थी उस बात से, मुझे लगता था कि ये नैना अप्रोच ना ठीक नहीं है इसमें, और मैं कहीं हद तक उसमें बनी भी था कि वो जो बात थी कि प्लान के हिसाब से अगर आपने 20 चीज़ें रखी है तो उसी के हिसाब से चलेंगे, पर नैना कहती है कि कभी कभी हम जहाँ हैं वहीं का मज़ा लेते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये तो कितना लूज़र अप्रोच है कि आपने पहले से हार मान ली कि आगे की 4 चीज़ें मेरे को करनी ही नहीं है क्योंकि मैं यहीं इतने में खुश हो गया। पर फिर समझ आता है जैसे जैसे आप थोड़ा सा और बड़े पर्सपेक्टिव्स में चीज़ों को समझते हो कि यही करना पड़ता है, क्योंकि आपका लिस्ट तो वो है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। और सबसे डरावनी बात अगर ये भी हो सकती है कि लिस्ट ख़त्म हो गया तो क्या करोगे आप, तो वो तो और ज़्यादा मुश्किल फेज़ होगा। मेरे ख्याल से ये सोच पाना कि हम जहाँ हैं वहीं का बहुत अच्छे से मज़ा लेते हैं, वो भी बहुत मैच्योर थॉट है। जैसे आपने कहा कि बनी को नहीं आया था और मुझे भी नहीं आया था, क्योंकि मैं भी उस वक्त ऐसे 13 से 16 साल वाले एज ग्रुप में था और मुझे लगता है कि मुझे तो उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ वाली बात फिर समझ में आता है कि गिरना चाहता हूँ वाले से बेहतर है कि रुक जाओ। तो ये एक उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है नैना का, जिसमें मैं हमेशा ऐसे मतलब मेरा खुद का ये ऐसे रहा है कि मेरा 180 डिग्री चेंज आया कि मैं कहता था कि ये क्या कर रही है इसे लेके, यही तो सही बात है। जो कहते हैं कि बदलने का नाम ही जीवन है, कि अब चेंज कम्स फ्रॉम विद इन, ये सब जो कोट्स आप पढ़ते हो यू इवेंचुअली रियलाइज कि हाँ इट इज़ अबाउट इवॉल्विंग एज अ पर्सन एंड समवेयर काइंड ऑफ कीपिंग जो आपका ओरिजिनल थॉट था, जो ओरिजिनल सोल था, वो कहीं खोना नहीं चाहिए। जैसे हो सकता है आप आज मैन चाइल्ड नहीं हो, बट वो जो बचपन की यादें हैं, जो इनोसेंस है, जो उस समय आपको बहुत क्लोज था, मुझे लगता है कि उसे जाने नहीं देना चाहिए, उसको भी मतलब कहीं पकड़ के रखना चाहिए कि वो चला गया तो फिर तो आपके जीने का क्या पॉइंट है। मतलब आप तो उसी के लिए जी रहे हो ना, बचपन में जो सपने देखे थे वही तो अभी पूरे करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स, काफ़ी इंटरेस्टिंग ओपिनियंस आपने दिए आज फिल्म के बारे में, एंड आई होप जो भी हमारे व्यूअर्स हैं वो भी सोचेंगे इस बारे में जो भी आपने अब स्पेशली जो अभी के बारे में बताया। दिस इज़ नॉट अ पर्सपेक्टिव आई डोंट थिंक लॉट ऑफ पीपल वुड हैव थॉट ऑफ। कोई ऐसी चीज़ जो आप ऐसे जो मैंने नहीं पूछा हो जो आप बताना चाहें इस फिल्म के बारे में, एंड देन वी कैन कंक्लूड दिस एपिसोड। मतलब मेरे ख्याल से ये अलग हो सकता है कि अगर मैं अभी फिल्म देखना शुरू करूँ या वो करूँ तो बहुत सारे सीन्स निकल कर आएंगे, पर उन चीज़ों को फिर कभी वाले एपिसोड पर हम टाल दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़, इस फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर है अयान मुखर्जी, उन्होंने इस फिल्म में केमियो किया हुआ है। और वो जो एक सीन है जहाँ वो अदिति की शादी हो गई है और ये सब लोग ऐसे शांत से बैठे हैं और कोई एक इंसान गिटार लेके बैठा और ये सब, और वहाँ पे अयान मुखर्जी बस ऐसे जाके बैठे हुए हैं वहाँ मस्त। और मुझे वो जब पहली बार दिखा था तब मज़ा आया था कि अरे वाह, ये तो ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ कर ली, क्योंकि मुझे नहीं पता, पर मुझे वो जब दिखा तब मैं बहुत खुश हुआ था। तो सारी ऐसे गहरी बातों के बाद मतलब सो कॉल्ड ऐसे वो प्रिटेंशियस बातें करने के बाद जस्ट ऐसा एक ट्रिविया कि वो देख के मुझे मज़ा आया था। अब रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना खाते हो, उसके बाद पान खाते हो, तो ये पान था हमारा जो हमने आपको दिया एपिसोड के एंड में। थैंक यू सो मच पथिक फॉर डूइंग दिस एंड वील सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड।